लास्ट क्लास में हमने स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंस पढ़ा था। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो मैंने पढ़ा दिया था, ये साथ में ये बता देता डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में डिफरेंस का। डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स के बीच डॉट करोगे तो क्या मिलेगा, स्केलर, और दो बीच में क्रॉस करोगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। ठीक है, एक में कॉस थीटा आता है, एक में ए बी कॉस थीटा, दूसरे में ए बी साइन थीटा होता है। ठीक है, उसके अलावा क्या डिफरेंस बताया था कि जो डायरेक्शन, हाँ तो वेक्टर तो डायरेक्शन होगी। एक कॉम्पिटिटिव लॉ को होल्ड करता है, दूसरे कॉम्पिटिटिव लॉ को होल्ड नहीं करता। अब जो थोड़ी कम बुद्धि के उनको बता दें तो कॉम्पिटिटिव लॉ क्या होता है, ए डॉट बी इज बी डॉट ए, बट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, है ना। वेक्टर में डॉट और क्रॉस का मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दोनों को होल्ड करते हैं। मेन चीज ये है कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, इस बात को सिद्ध करने का, प्रूफ करने का तरीका क्या है, हम दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या करते हैं, जीरो। तो मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन क्या आता है पेपर के अंदर, क्वेश्चन ये आ जाएगा प्रूफ करो कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। अगर ये प्रूफ करने के आ गया तो इनडायरेक्टली तुमसे क्या कॉन्सेप्ट लगाने के लिए बोल रहा है, डॉट प्रोडक्ट क्या करना है, जीरो। दो वेक्टर्स पैरेलल प्रूफ करना होगा तो हम जीरो क्रॉस प्रोडक्ट को जीरो प्रूफ करेंगे। अगर दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। दो वेक्टर्स को पैरेलल या एंटी पैरेलल प्रूफ करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। बट मैं क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पढ़ा रहा अभी। ठीक है, ठीक है। और मेन चीज तो यही है कि तुम्हें पता होना चाहिए एक स्केलर प्रोडक्ट मतलब, ठीक है, नहीं ये है तो इसमें डिफरेंस समझ के रखना। तभी ये समझ आ गया। और कभी भी ये सबसे ज्यादा मेन पॉइंट ये है कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। और दो वेक्टर्स पैरेलल या एंटी पैरेलल है, पैरेलल मतलब एंगल जीरो होगा या फिर एंटी पैरेलल है तो 180 होगा, जीरो या 180 होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। अगर दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो डॉट प्रोडक्ट उसका क्या होना चाहिए, जीरो। और दो वेक्टर्स को एंटी पैरेलल का मतलब ये होता है कि जैसे ये दो वेक्टर है, ये पैरेलल है, एक वेक्टर है और ये वेक्टर है, ये एंटी पैरेलल है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। नॉट एग्जैक्टली, दे आर आल्सो एंटी पैरेलल, बट यू कैन शिफ्ट पैरेलली। ऐसा समझ तो एंगल 0 180 होता है, शायद पढ़ा है भी मैंने। इसमें एंगल 0 है, इसमें एंगल कितना है, 180। अगर मुझे वेक्टर्स को पैरेलल या एंटी पैरेलल प्रूफ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एंटी क्रॉस प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, जीरो। और मुझे दे दे कि दो वेक्टर्स पैरेलल है एंटी पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो करके कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। देन मुझे क्या करना है, उसको क्रॉस प्रोडक्ट करके किसकी इक्वेट करना है, जीरो की। बस मुझे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करना आना चाहिए। और सेकंड स्टेप क्या है, कॉन्सेप्ट यूज क्या है, सेकंड स्टेप में उसको जीरो करना है, बस डॉट प्रोडक्ट करना आना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहिए। अच्छा, आई डॉट आई क्या होता है, जे डॉट डे क्या होता है, के डॉट के, आई डॉट जे, जे डॉट के, जो परपेंडिकुलर होता है वो जीरो ही होता है। ठीक है, दो मार्क्स का क्वेश्चन दूंगा, दो मार्क्स का क्वेश्चन। हाँ तो अगर मेरे को नहीं आता तो यहाँ सबकी चेक अब मेरे को मैंने स्टैंडर्ड बना लिया है, अब मेरे को आता है तो सबको आता है। मैंने बनवाया था आपसे। अब मैं दिल्ली धीरे धीरे स्टैंडर्ड ले जाऊंगा, उसको विघ्नेश पे शिफ्ट कर दूंगा। विघ्नेश पे शिफ्ट हो गया स्टैंडर्ड, आदित्य पढ़ रहा है। चलो ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अच्छा, अब मैं सिखाऊंगा एक चीज होती है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब इट्स लाइक क्या, शैडो। जैसे एग्जांपल, तुम पे ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये बी वेक्टर है, ठीक है। अब बी वेक्टर का जो ए वेक्टर पे शैडो आएगी, मतलब लाइट डालो तो ये शैडो आएगी इसकी, बी वेक्टर पे लाइट डालूंगा तो कितनी शैडो आएगी, तो डिपेंड करता है कि तुम शैडो का लाइट कहां से डाल रहे हो। डिपेंड, और तुम ओवरहेड डालो, पीछे डालोगे तो बड़ी दिखेगी, ओवरहेड डालोगे तो छोटी दिखेगी। तुम ये बात समझो कि परपेंडिकुलर डालना है, परपेंडिकुलर डाल रहे हो तो इस पे कितनी शैडो आएगी, इतनी, समझ रहे हो।
इस पर डाला तो इसका परपेंडिकुलर देखो, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो इसमें कितनी लाइन आई ये। और वेक्टर रेजोल्यूशन में तुमने सीखा होगा अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा बी कॉस थीटा। तो मैं बोल सकता हूं कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए इज इक्वल टू, देखो समझना बात को, मैं बोल रहा हूं प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन का एक और नाम होता है कंपोनेंट, ऑफ बी वेक्टर ऑन ए, ये किसके इक्वल होगा, और प्रोजेक्शन ये कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, ए वेक्टर का बी के ऊपर। तो ए वेक्टर का कैसे आएगा, देखो ए वेक्टर ऐसे, इसका परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ होगा, कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। तो ए का ये क्या आएगा, ए कॉस थीटा, तो किसके इक्वल होगा, ए कॉस थीटा के। आया समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी। मुझे एक बात बताओ, जो ए डॉट बी होता है वो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, बी कॉस थीटा इज नथिंग बट ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। बी कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। और ए कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी। इसको ये चीज समझ आई, समझ आ गई, सिंपल सा है। बी कॉस थीटा निकालना तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय, आया समझ। तुम इसको ऐसे भी आ सकते हो, जिसके ऊपर निकल रहा है ना, जिसके ऊपर कंपोनेंट निकल रहा है या प्रोजेक्शन निकल रहा है वो नीचे आएगा। जैसे मैं बी वेक्टर का ए पे निकाल रहा हूँ तो मॉड ऑफ ए की तरह है, और मैं ए वेक्टर का बी पे निकाल रहा हूँ तो मॉड ऑफ ए की तरह है। आया समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अभी क्वेश्चन दे दूं इसमें, ठीक है। तुम्हें मान लो, अच्छा एक बात ध्यान रखना, कभी भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है ना, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो फिर एक दूसरे पे कंपोनेंट नहीं करता। फॉर एग्जांपल तुम्हें मान लो ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये क्या है बी वेक्टर। अगर अब तुम कंपोनेंट निकालने की कोशिश करोगे ना, कंपोनेंट नहीं निकल पाएगा। क्यों, तुम देखो मान लो ये एंगल 90 है, कंपोनेंट क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या होगा, बी कॉस थीटा, और थीटा कितना है, और कॉस 90 क्या होता है। अब मैं ए का निकालने की कोशिश करूँ तब भी नहीं आएगा। अगर एंगल 90 है तो किसी भी वेक्टर का दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन नहीं निकल सकता। आया समझ, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन है, क्वेश्चन दूं क्या दूं, चलो यार तुम ले लो। तुम्हें ए वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर दे रखा है तो कोई ऐसा वैल्यू हो ना जो आसानी से हो जाए। एक सेकंड हो गया, क्वेश्चन दे रहा हूँ। चल लिख लो, कुछ भी लिख लो, इसमें निकाल लो, बस हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, आंसर जो भी है ना। हमें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, और दूसरा निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ, कर लोगे सॉल्व। पहले का फर्स्ट का किसका 1/3 आ रहा है, 1/3, और कितने का 2/3 आ रहा है, मतलब 2/3 आ रहा है। हाथ खड़ा करके बताओ यार, तो यही आंसर है, यही आंसर है। किस किस से सॉल्व नहीं हुआ एक बार बता दो मुझे। अब देखो देखो इनको बताना है कि ए बी की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं। देखो 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 एक बार समझो, प्रोजेक्शन ऑफ बी और ए निकालना है मुझे, इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, बी कॉस थीटा निकालना है। उसका एक और तरीका क्या है, मैं क्या करूं, ए डॉट बी कर दूं, बी का किसके ऊपर निकालना है, ए के ऊपर, तो डिवाइड किससे कर दूं, मॉड ऑफ। अब मुझे ए डॉट बी करना आता है क्या, मुझे मॉड ऑफ ए निकालना आता है क्या, मुझे डिवाइड करना आता है,
खत्म खत्म। करके दिखाओ। देखो ए डॉट बी कैसे करूंगा, तुम लास्ट क्लास एब्सेंट थे? नहीं नहीं, 2 इंटू -1, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू, देखो यही होता है जो तुम क्लास रिवाइज करके नहीं आते, समझ रहे हो? ऐसा ही होता है। ये बताता है कि तुम लोग पढ़ते नहीं, रिवाइज नहीं करके आ रहे। तो कितना आ गया, 2/2√3, दैट इज, ठीक है। चलो टॉपिक वेक्टर प्रोडक्ट, हाँ इसके स्केलर प्रोडक्ट खत्म हो गया। अब पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, वही 15 मिनट लगेगा, उसके बाद कर ही लेते हैं, उसमें वही डिफरेंस हो जाएगा, रोटेशन के साथ ही करोगे। देखो समझो, वर्क क्या होता है, वर्क एक वे है टू ट्रांसफर द एनर्जी, है ना। फॉर एग्जांपल मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूँ और वो डिस्प्लेस कर रही है, और वो डिस्प्लेस करी तो उसके बाद क्या आ रहा है, वेलोसिटी आ रही है। वेलोसिटी मतलब क्या आ रही है उसके बाद, काइनेटिक एनर्जी। तो उसके बाद एनर्जी आई कैसे, क्योंकि मैंने इसमें फोर्स लगाया, उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट करी है ना। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, कभी तुमने स्प्रिंग देखा, स्प्रिंग को तुम प्रेस करोगे तो वो जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो प्रेस होगा, और जैसे तुम उसको छोड़ दोगे वो वापस आ जाएगा, है ना। तुमने क्या करा, वर्क डन करा, वो वर्क डन जाके स्टोर्ड हो गया, किस फॉर्म में स्टोर्ड हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे तुमने छोड़ा किसमें कन्वर्ट हो गया। तो वर्क डन होता है क्या, वर्क डन इज अ वे टू ट्रांसफर द एनर्जी, ठीक है। अब वर्क डन, अगर वर्क डन पॉजिटिव है इसका मतलब बॉडी ने एनर्जी दी है, अब वर्क डन नेगेटिव है तो बॉडी से एनर्जी ली गई है। फॉर एग्जांपल कि अगर एक मैन है, वो एक ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो उसकी स्पीड बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी, बट फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो क्या करने की कोशिश करेगा, स्पीड को घटाने की कोशिश करेगा। तो जो स्पीड को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो एनर्जी दे रहा है, ले रहा है, और जो स्पीड को घटाने की कोशिश कर रहा है एनर्जी ले रहा है, दे रहा है, ले रहा है। तो फ्रिक्शन जो करता है वो ले रहा होता है, और जो मैन कर रहा है वो क्या कर रहा है, एनर्जी दे रहा है, ठीक है। तो मैन के थ्रू जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है, बट फ्रिक्शन से वर्क डन है सेम ब्लॉक पे वो क्या है, नेगेटिव है, आया समझ। अब वो एनर्जी फ्रिक्शन कहाँ लेके रख लेता है अपने पास, जेब में, कहाँ रख लेता है, जेब में नहीं रखता, ठीक है। वो नेगेटिव वर्क डन करा तो तुम्हें हीट की फॉर्म में दिख जाएगा, टायर गर्म हो जाते हैं, रोड भी गर्म हो जाती है, नहीं तो एक बार ऐसा कर लो दिख जाएगा, हथेली भी गर्म हो जाएगी, ये बात आया समझ। तो देखो वर्क डन इज बेसिकली अ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड लोकेश से बात कर लेना। ठीक है, तो वर्क डन इज अ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर है, और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वो भी वेक्टर। वेक्टर और वेक्टर के बीच में कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है, डॉट, कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है, तो वर्क में डॉट होता है भाई, वेक्टर और नहीं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो फिर हमें कैसी क्वांटिटी मिलेगी, स्केलर। तो वर्क की कैसी क्वांटिटी हो गई। तो तुमने अभी तक बस ये पढ़ा है, तुम लोगों ने क्या पढ़ा है, वर्क बचपन में ऐसे पढ़ा है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, बट इट इज नॉट फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, इट इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट, इट इज वर्क डन। इसको कैसे लिखेंगे, इट कैन बी रिटन एज Fs, और वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी में बेनिफिट क्या है, स्केलर क्वांटिटी में बेनिफिट क्या है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में बेनिफिट है, तुम समझते होगे स्केलर क्वांटिटी आसान होती है डील करनी, जैसे 2 जूल एनर्जी दी और फिर से 2 जूल दे दी तो टोटल एनर्जी कितनी दी,
पहले 2 जूल वर्क डन करा, फिर से 2 जूल वर्क डन करा, कितना वर्क डन कर दिया। पर वेक्टर में वो भी मैटर करेगा किस एंगल पे, डायरेक्शन मैटर कर जाएगी। तो वहां पर वेक्टर को सॉल्व करना थोड़ा टफ टास्क होता है एज कम्पेयर टू स्केलर। तो वर्क भी एनर्जी ही है, इसकी भी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल। क्या होती है, एनर्जी की भी जूल होती है, इसकी भी क्या होगी, जूल होगी। बस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एफ एस कॉस थीटा होता है। अब तुम्हें ध्यान रखना है जो वर्क डन है, देखो वर्क डन तुम्हारा पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव कब, वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जब कॉस थीटा क्या होगा तुम्हारा पॉजिटिव, कॉस थीटा क्या होगा, ये सब पता है ना, कॉस थीटा पॉजिटिव कब होता है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, पर हमें सिर्फ मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट से। तो वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जब तुम्हारा कॉस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। और नेगेटिव कब होगा, कॉस थीटा पॉजिटिव भी मत छोड़ो, ये भी मत लो, तुम्हें बस ये पता होना चाहिए। किस किस को ये पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इस क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है वो 0 से 90 के बीच होता है, 0 से 90 होता है, फिर 90 से 180 होता है, फिर 180 से 270 होता है, फिर 270 से फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। अब बायो वाले स्टूडेंट को रटवा रहा हूं, यही होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, cos थीटा पॉजिटिव होता है। देखो तो अगर cos थीटा पॉजिटिव है, cos थीटा तो कौन से क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट से मुझे मतलब नहीं है, कौन से क्वाड्रेंट में होगा वो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब थीटा कहां से कहां के बीच में होगा, 0 से 90 के बीच में। इसका मतलब जो थीटा होना चाहिए वो कहां होना चाहिए, 0 से 90 के बीच में। आया समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी। या फिर तुम इसका एक एग्जैक्टली केस याद कर सकते हो कि अगर पैरेलल है, अगर पैरेलल है, पैरेलल में थीटा कितना होता है, 0, तो वर्क डन कैसे आएगा, वर्क डन कैसे आएगा, पॉजिटिव। वर्क डन कैसे आएगा, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1। और नेगेटिव कब आएगा, जब थीटा कितना किससे बड़ा होगा, 90 से, पर 180 से छोटा। इसका एक एक्सट्रीम केस ले लेता हूँ 180 वाला। तो एंटी पैरेलल ले लो, थीटा 180 पे तुम्हारा वर्क डन कैसा होता है, नेगेटिव, और इस पे क्या होता है, पॉजिटिव। और 0 कब होगा, जब थीटा कितना हो, 90, थीटा कितना हो, 90। मैंने बताया था ये भी तो डॉट प्रोडक्ट ही है, डॉट प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब थीटा कितना हो, 90। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल कि मैं इस पे फोर्स ऊपर की, इस पे बताया था मैं ऐसे लगा रहा हूँ, तो ये डिस्प्लेस इधर की साइड कर रहा है, तो एंगल कितना हो गया, मैं फोर्स पे ऐसे लगा रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ भाई ऊपर से, और एक बंदा फोर्स इधर की साइड लगा रहा होगा, तो इस फोर्स की वजह से इधर जा रहा है, पर मेरे फोर्स की वजह से वर्क डन मिल रहा है, कोई एनर्जी मिल रही है इसको, नहीं। आया समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। आगे बढ़ो, ठीक है। तो ध्यान रखना अगर थीटा 0 है, ये चीज ध्यान रखना, थीटा 0 है तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। थीटा 180 है तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव। और थीटा 90 है तो वर्क डन कैसा होगा, 0। ये इस केस को याद रखना कि अगर वर्क डन 0 है तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होगा, एंगल बिटवीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। अब अरे भाई वहां तक नहीं जाना बस। और ये वाला केस कौन सा होता है, पैरेलल। और ये कौन सा होता है, एग्जांपल ले ले इसका, जैसे जैसे ब्लॉक है, ब्लॉक पे फोर्स F इधर की साइड लग रही है और डिस्प्लेस, ये मान लो ओरिजिन है और डिस्प्लेस होके इधर की साइड डिस्प्लेस हो गया, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में, सेम। तो ये कौन सा डायरेक्शन होगी, पैरेलल वाला केस। इसमें वर्क डन पॉजिटिव मतलब, वर्क डन पॉजिटिव का मतलब क्या है, एनर्जी ट्रांसफर करी गई है। वर्क डन नेगेटिव का क्या मतलब है, एनर्जी। अब सेम केस में तुम, सेम केस है ना, बट F फोर्स इधर लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगता है हमेशा, रेट मोशन अपोज करता है, तो फ्रिक्शन किधर की साइड लगेगा, पीछे की साइड, पर डिस्प्लेसमेंट किधर की साइड हो रहा है, आगे की साइड। तो वर्क डन देखो, वर्क डन बाय F वो क्या है, वो तो पॉजिटिव है, पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन
वो क्या है, नेगेटिव है। आया समझ? और नेगेटिव में ली जाती है। ये एफ देने में लगा हुआ है और फ्रिक्शन लेने में लगा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे बढ़ो। ठीक है, आप एक आध क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर टॉपिक खत्म। डॉट प्रोडक्ट वर्डन इतना ही है। अब क्या बताऊं इसमें क्या बताने वाले? अरे थीटा जीरो, तो ये बताओ थीटा जीरो है तो कॉस थीटा कितना होगा? कॉस जीरो क्या होता है? 1। तो ये पूरी वैल्यू क्या आएगी? देखो ये पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, डिपेंड करता है कॉस थीटा पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा। कॉस जीरो पे क्या होगा? ये 1, और कॉस 180 पे कितना होगा? ये -1। अब ये जिसकी मैथ वीक है वो भी देख लो। चोरा दो। तो cos 0 पे क्या हो गया? ये 1, तो वर्डन कैसा आ गया? पॉजिटिव। और cos 180 पे क्या हो गया? ये -1, तो वर्डन कैसा आ गया? नेगेटिव। और cos 90 पे क्या होता है? तो वर्डन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीन हो सकता है। आया समझ? पॉजिटिव का मतलब एनर्जी दी गई है, नेगेटिव का मतलब एनर्जी ली गई है, और जीरो का मतलब कुछ भी नहीं करा गया है ना। और वर्डन है क्या? वर्डन इज अ वे टू ट्रांसफर द एनर्जी। अच्छा एक बार बताओ, वर्डन अगर वर्डन होना चाहिए, अगर वर्डन हो तो उसके 3 कंडीशन मीट करनी चाहिए। पहली चीज तो ये कि वर्डन जीरो कब कब हो सकता है? या तो फोर्स जीरो, या डिस्प्लेसमेंट जीरो, या फिर कॉस थीटा 90। पॉजिटिव होता है वर्डन एनर्जी दी गई है। अगर तुम किसी पे पॉजिटिव वर्डन कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, फॉर एग्जांपल तुम ऐसे ले लो ना कि जैसे तुम ये ले लो, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता है, ठीक है, तुम इस पे फोर्स लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट इधर की साइड कर रहा है, ये थोड़ा आगे आ जाओ, फिर सब दिख जाएगा, सब दिख रहा है। नहीं यार तुम्हें भी नहीं दिख रहा? तुम जरा बाहर निकलना जरा, मेरे को तो दिख रहा है। आपको तो दिखेगा ही, बता दो दिखेगा। अरे तुम इधर आ जाओ ना, तो कोने में किसने रखने किसने बोला? जाओ। नहीं दिखेगा, यहाँ से क्यों नहीं दिख रहा? साफ दिख रहा। सही बात में। हाँ आइयो भाई तू है। मैं यहाँ यहाँ बैठने की बात कर रहा हूँ, यहाँ बैठ जाओ। अरे बोलते हैं ये भी हाल हो गया। ये टेक लगा के आराम से बैठा है, बात की है। अब भी सर वो मेरे को ना वो लाइन में दिख रही सीधी वाली। कोई बात नहीं, आया समझ? तो वर्डन कब कब हो जाएगा? वर्डन तब होगा तब ये जब तक ये जीरो नहीं होगा। जीरो कब नहीं होगा? या तो फोर्स जीरो ना हो, या डिस्प्लेसमेंट जीरो ना हो, या फिर एंगल कितना ना हो, 90। इसको ऐसे बैठना है गधे को। अरे नहीं दिख रहा है, थोड़ा एकदम पीछे में बैठूंगा तो टेक आ रहा है बात सारी। ठीक है, तो वर्क इज सेट टू बी डन इफ फोर्स इज अप्लाइड एंड देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब जरूरी नहीं है कि ब्लॉक मूव ही करे, जरूरी थोड़ा कि ब्लॉक मूव ही करे। फॉर एग्जांपल तुमने एक स्पॉन्ज लिया, स्पॉन्ज में यहाँ पर तुमने क्या लगाया? फोर्स लगाया। उसमें भी अगर फोर्स कम लगाएगी तो मूव कैसे करेगा स्प्रिंग वाले? क्या बहुत कम फोर्स लगे तो? बहुत कम फोर्स लगेगा, डिस्प्लेस नहीं करेगा तो वर्कडन होगा ही नहीं। जब तक वर्कडन कब तक नहीं होगा? जब तक फोर्स ना लगे, और साथ ही साथ फोर्स लगने के साथ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की क्या होनी चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। क्या क्लियर है? बेकार में बताया क्या? इनर्शिया नहीं। हाँ इनर्शिया ये बोल सकता है कि रेजिस्टेंस टू चेंज कर रहा है, बट यहाँ पर उससे कोई लिंक नहीं है इसका। मैं सिर्फ वर्डन के होने ना होने की बात कर रहा हूँ। अगर मान ले मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं करा पा रहा, तो तू इसको लिंक कर सकता है इनर्शिया से कि हाँ भाई उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल एक भारी अलमारी है, मैं फोर्स लगा रहा हूँ, मूव नहीं कर रहा है ना, तो अपने इनर्शिया के कारण मूव नहीं कर रहा वो, बट मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ वो मूव नहीं कर रहा, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो, और इसलिए इसमें वर्कडन नहीं हो रहा। बस मेरे को इतना लिंक करना है, उसके नीचे कर सकता है बट जाने की जरूरत नहीं है। अब मान ले मैंने यहाँ पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एक स्पॉन्ज बॉल देखी है,
उसको मैं लगा दिया, और मेरे पास जैसे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, इसको दीवार से लगा रखा है, अरे मूव कर सकता है, ब्लॉक नहीं कर सकता। बट स्पॉन्ज है तो ये क्या करेगा, अंदर से ट्रेस हो जाएगा, है ना। क्या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या था यहाँ पर, ये अंदर की साइड मूव करा, डिस्प्लेसमेंट हुई, फोर्स भी लगा, डिस्प्लेसमेंट भी हुई, तो वर्क डन होगा, क्योंकि जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा वापस आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। अच्छा, एक केस पढ़ा रहा हूँ, वर्कडन 0 एक और बताया जब थीटा कितना हो 90। एक ऐसा फोर्स बताता हूँ जो हमेशा 90 पे एक्ट करता है ना। अभी सर्कुलर मोशन में वो टॉपिक एकदम से मैंने रोक दिया था, वो अभी लेके खत्म करूंगा उसको भी। वो था सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तुम ध्यान रखना, कोई भी चीज अगर सर्कल में मूव कर रही है तो हर टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या होती रहती है, हर पॉइंट पे, और वेलोसिटी चेंज होने का मतलब वहां पर क्या होगा, और एक्सीलरेशन कब आता है, जब फोर्स होता है। तो कोई ना कोई फोर्स हर पॉइंट पे उसकी क्या कर रहा है, डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। जो फोर्स हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, उसको उस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। क्या नाम होता है? सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर लविंग, हमेशा एक्ट किधर की साइड करती है, सेंटर लविंग। सेंटर लविंग प्यार, सेंटर के टुवर्ड्स प्यार। हाँ, फोर्स टुवर्ड्स। अब क्या ये सेंटर है, अब जैसे वेलोसिटी इधर की साइड है, वेलोसिटी किधर की साइड है, ऊपर की साइड, तो सेंट्रीपिटल लगेगा इधर की साइड। अगर वेलोसिटी इधर की साइड और फोर्स किधर लगेगा, क्या वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, फिर मैं पढ़ा दूंगा, फिर बोलेगा समझ नहीं आया। यहाँ समझा रहा हूँ ना मैं, क्या समझाया मुझे बताइए। मैं उसको इसके बारे में बता रहा हूँ, इसके पूछ लो क्या बताया इसने, एक्सपेरिमेंट आपने डाला हुआ, मैं बता रहा हूँ इसका ही सेम डाला हुआ है साइंस वाले टीचर ने, क्या हमारे बारे में सेम कराया था लास्ट ईयर, हमें सेम चीजें। बताओ तुम्हें क्या समझाया फिर, तुमसे पूछा है मैंने। अरे वही मैं यही बता रहा हूँ कि वो होगा, मैंने भी क्या बताया, हाँ वही तो टेंजेंट तो करा रहे हो। हाँ तो वही है, कौन से फोर्स के नाम, कौन सा फोर्स बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी में डायरेक्शन एंगल क्या रहता है। आप दो बात और ऊपर से पूछोगे सर, जो पढ़ा रहे वो बता दिया, मैंने वही बता रहा था। सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम होता है वेलोसिटी की डायरेक्शन को हमेशा चेंज करना, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के वेलोसिटी के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने एक बॉल लिया, बॉल थ्रेड पे लगाया और थ्रेड पे लेके क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो, तो मैं और क्या बता रहा था, इसी यही एग्जांपल बता रहा था, थ्रेड पे लेके घुमा रहे हो, तो वो जो थ्रेड है असल में सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कोई फोर्स नहीं, उसे कोई ना कोई प्रोवाइड कराता है। वहां पर जो टेंशन है ना, वही सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करा है। सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कोई फोर्स नहीं है, बस ये नाम दे दिया गया है कि सर्कुलर मोशन होगा तो सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स एक फोर्स होगा, उसका नाम सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। फॉर एग्जांपल जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूम रहा है ना, तो सर्कुलर मोशन में है, तो क्या वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, पर कौन प्रोवाइड करा रहा है उसको, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स G m1 m2 by इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द, मैंने जब तुम्हें 12th के साथ पढ़ा था मैंने बताया भी था ये कि उस टाइम जो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करा है वो कौन करा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और K Q1 Q2 by R स्क्वायर को मैंने किससे इक्वल कर दिया था, mv स्क्वायर by R के, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, mv स्क्वायर by R। ये याद रख लेना, ये बहुत जरूरी है। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल इज, आया समझ। देखो मान लो क्यों, सबकी क्यों आ जाएगी, सबकी कैसे आ जाएगी, ऐसा नहीं है भाई। देखो अब तुम पे एक फोर्स दे रखा है, पहला क्वेश्चन है फोर्स है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और तुम्हें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है डेल्टा आर, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है, डिस्प्लेसमेंट वो हुआ तुम्हारा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5k कैप। वर्क डन निकालना है, क्या निकाल लोगे, वर्क डन निकाल लोगे, आसान है, कुछ मुश्किल है क्या इसमें। मान लो है, निकाल के दिखाओ, नहीं नहीं, मान लो तुम्हारा एक ब्लॉक है, ये 10 मीटर डिस्प्लेस कर गया, कितना मीटर डिस्प्लेस कर गया, और 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, कितने न्यूटन की लग रही है, 10 न्यूटन की, और एंगल है
एंगल है तुम्हें 45, कितना एंगल है? बर्डन निकाल लोगे? बर्डन निकाल लोगे इसमें? कैसे आएगा बर्डन? इसमें लगेगा एफएस कॉस थीटा, फोर्स कितना है 10, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, और कॉस कितना है? आगे सॉल्व कर ही लोगे यार, आगे बढ़ो। थर्ड क्वेश्चन है कि देखो तुम्हारा फोर्स सेम लग रहा है, फोर्स है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और तुम्हारी इनिशियल पोजीशन दे रखी है 1, 1, 1, और फाइनल पोजीशन है 2, 2, 2। अब निकालो डिस्प्लेसमेंट। इसका आंसर आएगा 4। आप समझो बात को। सबसे पहला काम क्या है हमारा, हमें देखो ये क्वेश्चन तो हो जाएंगे आसान है, इसमें सीधा डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया, हमें दिया इसमें पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब ये है कि फोर्स तो हमारी लग रही है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k। इनिशियली वो कहां पर था? इनिशियली था वो आई, देखो 1, 1, 1 को ले सकता हूँ, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, मतलब 1, 1, 1 पे है वो, और वो कहां चला जाता है 2, 2, तो यहां से यहां जाने पे डिस्प्लेसमेंट कितने पहले मुझे निकालना है वो, और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलती है कि आर इनिशियल हो गया 1, आई, जे, के, फाइनल कितना हो गया? वो हो गया तुम्हारा 2 आई कैप 2 जे कैप प्लस 2, डेल्टा आर कितना हो गया? डेल्टा आर इज आर फाइनल माइनस, और आर फाइनल क्या तुम्हारा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस, तो कितना आ जाएगी? आई कैप प्लस जे कैप प्लस, अब तुम्हें डेल्टा आर पता है, फोर्स पता है, क्या ये वाला क्वेश्चन बन गया दोबारा से? मतलब डेल्टा आर क्यों करा? क्योंकि मुझे इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन दिया था। आप इसका फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट ये है कि फोर्स है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, है ना, और जो पार्टिकल है, पार्टिकल displaces by 4 unit along y direction। यूनिट कितनी दे रखी है? 4, और डायरेक्शन कितनी दे रखी है? इसमें डिस्प्लेसमेंट x के अलोंग हुई है कुछ? z के अलोंग? सिर्फ y के अलोंग हुई है। तो डेल्टा आर कितना है? देखो डेल्टा आर होगा तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वैल्यू कितनी दी है? 4, और डायरेक्शन क्या है? जे क्या? अब तुम्हें f पता है, डेल्टा आर पता है, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन